अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के बेशतर अजला में जुमे की शाम से जारी वक्फे की बारिश से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। कई मकामात पर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। पड़ोसी रियासतों महाराष्ट्र और कर्नाटका में जारी शदीद बारिश की वजह से तेलंगाना के कई आबपाशी प्रोजेक्ट्स में खातिर ख्वाह पानी जमा हो गया है और कई प्रोजेक्ट्स में हज़ारों क्यूजिक्स पानी दाखिल हो रहा है, जिसके पेश नज़र महकमे आबपाशी के अहदेदारों ने रियासत के बेशतर आबपाशी प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोलकर पानी खारिज किया है। पड़ोसी रियासत कर्नाटका का नारायणपुर डैम लबरेज होने की वजह से पानी निचले इलाकों में छोड़ा जा रहा है। इसकी वजह से ज़िले महबूबनगर के जूराला प्रोजेक्ट की सतह आब में ज़बरदस्त इजाफा हो गया। हुक्काम इस प्रोजेक्ट के 22 दरवाजे खोलते हुए पानी खारिज कर रहे हैं, जबकि ज़िले निर्मल के नारायण रेड्डी प्रोजेक्ट के 3 दरवाजे खोलते हुए पानी खारिज किया जा रहा है। मुत्तहदा अजला वरंगल और खम्मम में गुज़िश्ता 3 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से ज़िले के कई नदियाँ और तालाब भी ज़ेरे आब आ गए। कई मौज़ूआत का राब्ता मुनक़ते हो गया। नशीबी इलाकों के अवाम को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। ऐसे ही दीगर इलाकों में बारिश की वजह से सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद के शहर में मुसलसल बारिश की वजह से ट्रैफिक भी कम देखी गई है। कई मकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी की इतला के मुताबिक शहर हैदराबाद के खुतबुल्लापुर में सबसे ज़्यादा 19.5 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं महकमे मौसमियात ने रियासत के कई अजला में रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है। పురాణపై ఆధారపడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి కోరిసాగర్ భీమా నెట్టంపాడు खुतबुल्लापुर हल्के के बोराराम पेट के बाशिंदों ने सड़कों की अबतर हालत पर मायूसी का इजहार किया। मुसलसल बारिश ने सूरत हाल को मजीद ख़राब कर दिया है, जिससे पहले ही गड़ों से भरी सड़कें मुसाफिरों के लिए एक डरावना ख्वाब बन गई हैं। अनोखे एहतजाज में ख़वातीन ने म्यूनसिपल कमिश्नर और मकामी हुक्काम की नाक़िस कारकर्दगी को उजागर करने के लिए गढ़ों में चावल के पौधे लगाए। पानी भर जाने और तबाशुदा सड़कों की वजह से मकीनों को खासी मुश्किलात का सामना है और इस एहतजाज का मकसद उनकी हालत ज़ार की तरफ तवज्जो मबजूल करवाना है और हुक्काम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा करना है। तेलंगाना असेंबली में हुकूमत 25 जुलाई को बजट पेश करने वाली है, जिसके पेश नज़र उसी दिन असेंबली के कमेटी हॉल में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में रियासती काबीना का इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी। बाद अज़ां वज़ीर फाइनेंस और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का का असेंबली में बजट पेश करेंगे। वाज़ेह है कि कानून साज असेंबली का बजट इजलास 23 जुलाई से शुरू होगा। बताया जाता है कि इस मरतबा गवर्नर के खुतबे के बगैर ही बजट का इजलास गवर्नर के खुतबे के बगैर ही बजट इजलास का आगाज़ होगा। पहले दिन सिकंदराबाद कंटोनमेंट असेंबली हल्के की साबिक़ रुकन असेंबली लासिया नंदिता की मौत पर ताज़ियती करारदाद पेश की जाएगी। बाद अज़ां इजलास खत्म हो जाएगा। दूसरे दिन यानी 24 जुलाई से कौंसिल का इजलास शुरू होगा और 25 जुलाई को असेंबली में बजट पेश किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असेंबली इजलास के दौरान सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए जॉब कैलेंडर जारी करने का ऐलान किया। रेवंत रेड्डी ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम स्कीम का आगाज़ किया। इस स्कीम के तहत सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी की जानिब से सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों में माली मदद फराहम की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद के प्रजा भवन में रियासत के 41 उम्मीदवारों से मुलाकात की, जिन्होंने सिविल प्रीलिम्स पास किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की लड़ाई सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के मुतालबे के लिए थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील कुर्बानियों की बुनियाद पर हुई थी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की तरजीह बेरोज़गारों के मसाइल हल करना है। यही वजह है कि इख्तिदार में आने के 3 माह के अंदर 30,000 नौकरियों के तकर्रुरनामे हवाले किए गए।
टीजीपीएससी को यूपीएससी की तर्ज पर तब्दील किया गया। उन्होंने कहा कि ग्रुप का प्रीलिम इम्तिहान हो चुका है और फिलहाल डीएससी इम्तिहान चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों की मुश्किलात को देखते हुए ग्रुप 2 का इम्तिहान मुलतवी किया गया है। इसके अलावा जॉब कैलेंडर को लेकर उन्होंने कहा कि ये कैलेंडर हर साल जारी किया जाएगा। हर साल मार्च के महीने में तमाम महकमों में खाली मुलाजिमतों की तफसीलात पेश की जाएंगी। नोटिफिकेशन 2 जून तक जारी किया जाएगा और 9 दिसंबर तक भर्ती का अमल मुकम्मल करने के इक़दाम किए जाएंगे। స్పష్టంగా ప్రణాళికబద్ధంగా క్యాలెండర్ డేట్స్ ప్రకారం రేపు అసెంబ్లీలో క్యాలెండర్ డేట్స్ కూడా డిక్లేర్ చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో వచ్చే ప్రతి ఖాళీలను 31 మార్చ్ లోపల అన్ని శాఖల నుంచి తెప్పించుకొని జూన్ 2 లోపల నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చి బై డిసెంబర్ 9 ఎవ్రీ ఇయర్ ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నా భర్తీ చేసి వాళ్ళ నియామక పత్రాలు వాళ్ళ చేతికి అందించాలని మన ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. ఈరోజు మిమ్మల్ని ఇక్కడికి పిలిచి మేమందరం కంప్లీట్ మంత్రివర్గం మామూలుగా మా బలరాం నాయక్ సింగరేణి అధికారులను బట్టి విక్రమార్క గారు చెప్పి వాళ్ళ ఆఫీస్లో కూడా మిమ్మల్ని పిలిచి చెక్లు ఇచ్చి పంపించి ఉండొచ్చు. కానీ మెకానికల్గా మేము ఆ జాబ్ చేయదలుచుకోలే. దిస్ ఈజ్ పర్సనల్ అటాచ్మెంట్. వీ వాంటెడ్ టు ఎంకరేజ్ అవర్ స్టూడెంట్స్, వీ వాంటెడ్ టు ఎంకరేజ్ అవర్ కిడ్స్. వై? बिकॉज वी हैव डिपेंडेड ऑन। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि कई अफराद को मुल्क में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के आनजानी वज़ीर आला एन.टी. रामाराव की जानिब से मुतारिफ करदा इत्तेहादी सियासत की वजह से मौजूदा दौर में कई अफराद को सियासत में मौका हासिल हुआ। उन्होंने हैदराबाद के हाईटेक सिटी में कम्मा कम्युनिटी ग्लोबल समिट का इफ्तिताह करते हुए कहा कि आनजानी एन.टी. रामाराव ने क़यादत का एक ब्रांड बनाया था और कई अफराद को सियासी तौर पर आगे बढ़ने में मदद की थी। उन्होंने कहा कि कम्मा तबके ने ज़रख़े ज़मीन में हर जगह अपनी मौजूदगी को साबित किया। कम्मा तबके का बुनियादी किरदार सख्त मेहनत और दूसरों की मदद करना है। उन्होंने तमाम शिराकतदारों से अपील की कि वह हैदराबाद को कॉस्मोपॉलिटन और आलमी शहर के तौर पर तरक्की देने के लिए शिराकतदार बने। కమ్మ కులానికి కమ్మ అంటే అమ్మ లాంటి వాళ్ళనే ఆలోచన అమ్మ అంటే ఆకలి మీద వచ్చిన ఏ కొడుకునైనా ఎవరినైనా కడుపు చూస్తుంది, ఆకలితో ఉన్నాడేమో ఏమైనా పెడదాము అని. అందుకే కమ్మవారు భూమిని నేలను నమ్ముకొని వ్యవసాయం చేసి మట్టిలో నుంచి బంగారాన్ని తీసే పంటలు పండించి 10 మందికి సాయం చేసే కమ్యూనిటీ కమ్మ కులం. అందుకే ఒక సినిమాలో కొండ మీద అమ్మోరు కొండ కింద కమ్మోరు అని అన్నారు. నేను మామూలుగా మా మిత్రులతో అంటుంటా. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि आइंदा 5 साल में मूसा नदी की साफ सफाई और तरक्की पर 1,50,000 करोड़ रुपए की रकम खर्च की जाएगी। श्रीलिंगमपल्ली असेंबली हल्के के गोपनपल्ली में 28 करोड़ की लागत से तामीर करदा फ्लाईओवर के इफ्तिताह के मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि शहर हैदराबाद में वाक़ मूसा नदी की सफाई और उसके अतराफ़ के इलाकों को खूबसूरत बनाने और उन इलाकों की तरक्की के लिए मूसी रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी काम कर रही है, जिसके ज़रिए बहुत जल्द मूसा नदी की सफाई के कामों का आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गंडीपेट से नलगुंडा ज़िले तक बहने वाली मूसा नदी की सफाई करते हुए उसे खूबसूरत बनाया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि शहर को तरक्की देते हुए यहाँ अमन ज़ब्त की सूरत हाल पर काबू रखने से ही दीगर इलाकों के अवाम यहाँ रहने और रोज़गार हासिल करने की तरजीह देते हैं, जिससे शहर हैदराबाद का नाम आलमी सतह पर शोहरत हासिल करेगा। ఇయాల మురికి కూపంగా మారి ఎక్కడ ఉన్న ప్రపంచంలో ఉన్న చెత్తంతా తీసుకొచ్చి మూసిలేసే పరిస్థితి ఉంది. కాలువలు నాలాలు కబ్జాలు పెట్టుకొని మూసి వైపు వెళ్లాల్సిన నీళ్లను మనము ఎక్కడికక్కడ కబ్జాలతో అడ్డుకోవడంతో ఇవాళ మన కాలనీలు అన్ని కూడా చిన్న వర్షం పడ్డ జలమయం అయిపోతున్నాయి. అందుకే ఈరోజు మూసి సుందరీకరణ చేసి లండన్లో థేమ్ రివర్ కంటే కూడా అద్భుతంగా మూసిని ఒక అద్భుతమైన అభివృద్ధి కార్యక్రమంగా తీసుకొని ఈరోజు వికారాబాద్లో మొదలై నల్గొండ జిల్లాలో ఎప్పుడు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు మాట్లాడినా హైదరాబాద్ మురికంతా మా నల్గొండ ప్రజలకు వస్తుంది. ఆ నీళ్లు కలుషితం అయిపోయి మేము పంటలు పండించుకుంటే మా పంటలు కూడా విషమైపోతున్నాయి, తిన్నా కూడా వాటి వల్ల చాలా అంటు రోగాలు వచ్చే పరిస్థితి ఉందని వారు చెప్పారు. అందుకే ఈరోజు
మొత్తం గండిపేట హిమాయత్ సాగర్ ప్రాంతం నుంచి గేట్లు ఎత్తితే నీళ్లు నల్లగొండ వరకు ఒక స్వచ్ఛమైన నీళ్లు ఉండాలని మూసీని అభివృద్ధి చేయాలని పెద్ద ఎత్తున మూసీ రివర్ డెవలప్మెంట్ చేయాలని ఈ రోజు మన ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. హైదరాబాదు నగర అభివృద్ధి కోసం, మూసీ పరివాహక అభివృద్ధి కోసం 5 ఏళ్లలో 1,50,000 కోట్ల రూపాయలతోని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసి తొందరలోనే పనులు ప్రారంభించబోతున్నామని చెప్పి మీ అందరి సమక్షంలో ఇవాళ మనం ప్రకటించుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఈ నగరం అభివృద్ధి చెందినప్పుడే ఈ నగరంలో శాంతి భద్రత. नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने आज BR अम्बेडकर स्टेट सेक्रेटेरिएट में सियाहत, सकाफत, खेल और NCC महकमों के ओहदेदारों के साथ बजट जायज़ा मीटिंग की। रियासती वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव और कई सीनियर ओहदेदारों ने इस इजलास में शिरकत की। नायब वज़ीर आला ने इन महकमों से उनके बजट के मुतालबात से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। आपको बता दें कि 23 जुलाई को रियासत के असेंबली का बजट सेशन शुरू होने जा रहा है और 25 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, जो कि हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर भी हैं, उन्होंने और कांग्रेस के तेलंगाना इंचार्ज दीपा दास मुंशी और दीगर कायदीन के साथ आज सिकंदराबाद के महाकाली मंदिर में मुनक़िदा बोनाल तकरीब में शिरकत की। रियासती वज़ीर ने बताया कि कल यानी बरोज़ इतवार सिकंदराबाद बोनाल त्यौहार में हज़ारों भक्तों की शिरकत को मुतवक्को रखते हुए हुकूमत की जानिब से खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ रुकन राज्यसभा डॉक्टर के केशव राव ने रियासती हुकूमत के खुसूसी मुशीर की हैसियत से अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा एक तकरीब में केशव राव ने अपने चेंबर में ओहदे का जायज़ा हासिल किया। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव, GHMC की मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी के अलावा कांग्रेस के अरकान असेंबली दानम नागेंद्र, श्री गणेश और दीगर मौजूद थे। उन तमाम ने केशव राव को मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल ही केशव राव ने BRS पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी और उन्होंने राज्यसभा के रुकन की हैसियत से भी अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया था। साबिक़ वज़ीर और BRS के रुकन असेंबली T हरीश राव ने डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक हेल्थ में स्टाफ नर्सों के तबादले के अमल से मुतालिक अपनी तशवीश का इजहार किया। हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि उसने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है जहां न सिर्फ आशा, ANM और आंगनबाड़ी वर्कर्स बल्कि अब स्टाफ नर्सेज भी सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर हो चुके हैं। उन्होंने स्टाफ नर्सों के तय हुकूमत की बेहिसी की मजम्मत की जो 2 दिन से एहतजाज कर रही हैं और ट्रांसफ़र के अमल में नाइंसाफ़ियों की वजह से अपने अरकान ख़ानदान को पीछे छोड़ रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या इंदिरम्मा राज्य में ख़वातीन मुलाजिमीन के लिए कोई इज्जत या पहचान है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर इस मसले को हल करे और BRS पार्टी की जानिब से ट्रांसफ़र के अमल को शफाफ तरीके से मुकम्मल करे। DPS डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र का अमल अफरा तफरी का शिकार हो गया है। जुमे की रात कोठी के उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के सामने सैकड़ों नर्सों ने काउंसलिंग के अमल में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाते हुए सड़क को ब्लॉक कर दिया था। नर्सों ने DPH ऑफिस का मुहासरा करने की कोशिश की तो पुलिस ने मुदाखलत की, जिसके नतीजे में सड़क पर एहतजाज किया गया। ఆప్షన్స్ అడిగారండి. ఆప్షన్స్ అన్ని ఇచ్చాము. ఈరోజు కౌన్సిలింగ్ అని పిలిచారు. వచ్చేలోపు లిస్టులన్నీ మారిపోతున్నాయి. ఆ లిస్టులో సీనియారిటీ లిస్టులు అని చెప్తున్నారు. ఒకరోజు పేరు ఉంటుంది, గంటకే పేరు తీసేస్తున్నారు. మరి వాళ్ళకి ఇష్టమైన చోట్ల పోస్టింగ్ ఇస్తున్నారు. మాకు ఎలాంటి రికమెండేషన్ లేదు, మేము ఎలాంటి డబ్బులు పెట్టలేదు. కాబట్టి మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి ఊరు బయట ఎక్కడో మాకు 317
వివో లేదా, మాకు ఒక స్థానికత లేదంట, మాకు వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన చోట్ల మమ్మల్ని దూరం పడేస్తారంట. మా పిల్లల్ని మొన్ననే స్కూల్లో వేసాం, మేము ఫీజులు కట్టాము, వాళ్ళకి డొనేషన్లు కట్టాము, బుక్స్ కొన్నాము. ఇప్పుడు మీ పిల్లలందరినీ వేసుకొని ఊరు పెట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళాలండి? बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव की क़यादत में बीआरएस के अरकान असेंबली व एमएलसीज ने राजभवन में गवर्नर सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और हुक्मरान पार्टी के जरिए आइन पर जारी हमलों और बेरोजगारों के खिलाफ जारी मुकदमात पर एक याददाश्त पेश की। बादजा मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि गवर्नर ने यकीन दिलाया है कि वो होम सेक्रेटरी से बात करेंगे और बेरोजगार नौजवानों के एहतजाज और गिरफ्तारियों के बारे में हुकूमत से सवाल करेंगे। गवर्नर से आइनी खिलाफ वर्जियों और पार्टी इनहराफ की शिकायत की गई। डीआरएस के कायद ने बताया कि किस तरह 10 एमएलएज ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और तारीखों के साथ शिकायत पेश की गई, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ अभी तक स्पीकर ने कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही बीआरएस के अरकान असेंबली ने प्रोटोकॉल के खिलाफ वर्जियों से भी गवर्नर को आगाह किया। అన్నిటికీ మించి సిటీ సెంట్రల్ లైబ్రరీలో ఉన్న చదువుకుంటున్న విద్యార్థులను బయటికి ఇచ్చుకొని రావడం, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ హాస్టల్లో ఉన్న విద్యార్థులను ఇవాళ వారి మీద దాడులు చేసి మరి పోలీసులు అప్రజాస్వామికంగా వ్యవహరించడం, ఇవన్నీ కూడా గవర్నర్ గారి దృష్టికి చాలా వివరంగా మేమందరం కూడా వివరించి చెప్పడం జరిగింది. గవర్నర్ గారు చాలా గట్టిగా స్పందించినారు. హోమ్ సెక్రటరీని నేను పిలుచుకుంటాను, తప్పకుండా అన్ని వివరాలు అడుగుతాను, విద్యార్థుల మీద ఈ రకంగా జరగడం మంచిది కాదు అని కూడా వారు అన్నారు. ఇవాళ విద్యార్థులు నిరాహార దీక్షలు చేస్తున్నారు, కొంతమంది ధర్నాలు చేస్తున్నారు, చివరికి కొంతమంది ఢిల్లీ దాకా పోయి అక్కడ కూడా గొడవ చేస్తున్నారు సార్ అని చెప్పి వారికి అన్ని కూడా వివరంగా చెప్పడం జరిగింది. తప్పకుండా నేను స్పందిస్తాను, గవర్నమెంట్కు ఈ విషయంలో తప్పకుండా అడుగుతాను అని చెప్పి కూడా గవర్నర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. రెండవది, ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న రాజ్యాంగ హననం ఏదైతే ఉన్నదో, పార్టీ ఫిరాయింపుల నిరోధక చట్టాన్ని తుంగలో దొక్కుతూ మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ రకంగానైతే ఈ రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే 10 మంది బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలని 8 మంది బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీలని తన పార్టీలో చేర్చుకున్నదో కూడా గవర్నర్ గారికి సోదాహరణంగా వివరించినాం. మేము ఇప్పటికే న్యాయ పోరాటం చేస్తున్న విషయం కూడా గవర్నర్ గారికి చెప్పాం. స్పీకర్ గారిని కలిసి అభ్యర్థించింది కూడా చెప్పినాం, తేదీలతో సహా. ఒక అభ్యర్థి అయితే ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యేగా బీఆర్ఎస్ టికెట్ మీద గెలిచి మొన్న పార్లమెంటు కాంగ్రెస్ టికెట్ మీద పోటీ చేసిన విషయాన్ని కూడా వారికి సోదాహరణంగా చెప్పడం జరిగింది. గవర్నర్ గారు ఆ విషయంలో కూడా స్పందించారు. తప్పకుండా నేను गवर्नर बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि मीरगड्ढा बैरेज कालेश्वरम प्रोजेक्ट की अजमत का सबूत है। केटीआर ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें मीरगड्ढा बैरेज पर सैलाबी पानी को दिखाया गया। इसके उन्वान से लिखा गया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट कांग्रेस की साजिशों के खिलाफ मजबूत खड़ा है। मीरगड्ढा बैरेज भरा हुआ है। कांग्रेस पार्टी और मुतादिद यूट्यूब चैनल्स के कई महीनों के मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद बैरेज बंद है, ऐसा कहा गया। फिलहाल लाखों क्यूसिक सैलाबी पानी को यह हैंडल कर रहा है। केटीआर ने जोर देकर कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट तेलंगाना की तरक्की के लिए अहम है और उसकी या साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की साख को दागदार करने की कोई भी कोशिश बेसूद होगी। इससे पहले केटीआर की क़यादत में बीआरएस के अरकान असेंबली और एमएलसीज के एक वफद ने राजभवन में गवर्नर से मुलाकात की थी। उस वक्त जब मीडिया ने कालेश्वरम से मुताल्लिक केटीआर से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पिछली बीआरएस हुकूमत को बदनाम करने के लिए कालेश्वरम और मेडीगड्ढा को लेकर बहुत सारे झूठ फैलाए थे जो आज लोगों के सामने वाज़ेह हो चुके हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने हफ्ते की सुबह अदाकार और हिदायतकार आर नारायण मूर्ति से फ़ोन पर उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। मूर्ति को सेहत की पेचीदगियों का सामना करने के बाद 2 दिन पहले निम्स में दाखिल कराया गया था। वो फिलहाल डॉक्टर बीरप्पा की देखभाल में हैं और मुबैना तौर पर इलाज के लिए बेहतर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। केटीआर ने उनकी जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की है। 22 जुलाई को शुरू होने वाले पार्लियामेंट के इजलासों से पहले टीडीपी के सदर और आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने टीडीपी के अरकान पार्लियामेंट को हिकमत अमली की हिदायत फराहम की। हफ्ते को मेंबरान पार्लियामेंट और वज़रा की एक मीटिंग में चंद्रबाबू नायडू ने पार्लियामेंट में अपनाई जाने वाली हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। नायडू ने मरकजी हुकूमत से फंड्स हासिल करने की अहमियत पर जोर दिया, खासतौर पर अमरावती और पोलावरम प्रोजेक्ट्स के लिए। उन्होंने जल जीवन मिशन और कृषि सिंचाई योजना के तहत फंड्स हासिल करने की ज़रूरत पर भी रोशनी डाली और मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के लिए ज़मीन मख्तस करने पर तबादला ख्याल किया। नायडू ने विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को बहाल करने की कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने अरकान पार्लियामेंट पर जोर दिया कि वो आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून में किए गए वादों को हल करने की सिमत काम करें।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी ने पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को हिदायत दी कि वो आंध्र प्रदेश में हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात को पार्लियामेंट में उठाएं और रियासत में सदर राज का मुतालबा करें। हफ्ते को गुंटूर जिले के ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में पार्लिमानी मीटिंग के दौरान 15 वाईएसआरसीपी के लोकसभा और राज्यसभा के मेंबरान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए जगन ने रियासत की बिगड़ती हुई अमनो अमान की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने विनुकोंडा में हालिया कत्ल को तशद्दुद की आला मिसाल के तौर पर पेश करते हुए वाईएसआरसीपी कायदीन और कारकुनों पर हमले को उजागर किया। जगन ने अरकान पार्लियामेंट पर जोर दिया कि वो वाईएसआरसीपी कारकुनों के खिलाफ हमलों पर पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा करें और रियासत में सदर राज का मुतालबा करें। रियासती हुकूमत ने आइमा और मौज़िनीन के एजाजिया की रकम जारी कर दी है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी ने बताया कि रियासत भर के 15,000 से ज़ायद आइमा और मौज़िनीन के माह जून के एजाजिया की रकम वक्फ बोर्ड ने जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि माह जून के एजाजिया की रकम 7,51,55,000 रुपये है, जो वक्फ बोर्ड ने तमाम आइमा और मौज़िनीन के बैंक अकाउंट्स में जमा कर दी है। शहर हैदराबाद के सनतनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर पुरेंद्र रेड्डी को मुअत्तल कर दिया गया। साइबराबाद कमिश्नर पुलिस ने पुरेंद्र रेड्डी की मुअत्तली के अहकाम जारी किए। बताया जाता है कि एक शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन आने वाली खातून शिकायत कुनिंदा का फ़ोन नंबर लेते हुए इंस्पेक्टर ने फ़ोन पर फहश पैगामात रवाना करते हुए खातून को जिनसी तौर पर हरासा कर रहे थे। मुतासरा ने साइबराबाद कमिश्नर पुलिस से रुजू किया। इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर कमिश्नर पुलिस ने तहकीकात करवाते हुए उनकी मुअत्तली के अहकाम जारी किए। गुजरात में वडोदरा के श्री नारायण स्कूल में दूसरी मंजिल पर कमरे की एक दीवार गिरने से 4 बच्चे जख्मी हो गए। इस वाक़े का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें 4 बच्चे बेंच समेत 10 फीट नीचे गिरते नजर आए। एक तालिब इल्म को सिर पर चोट आई है, 3 को हल्की चोटें हैं। यह वाक़या जुमे की दोपहर करीब 12:30 बजे का है। इसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने बताया कि दीवार के ठीक पीछे एक शेड था। बच्चे पहले शेड पर गिरे, उसके बाद नीचे ज़मीन पर आए। इस वजह से उन्हें संगीन चोटें नहीं आईं। दीवार गिरने की वजह का पता लगाया जा रहा है। उधर वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन ने आज यानी हफ्ते के रोज़ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ मुजाहरा करने का फैसला किया था। तेलंगाना के निजामाबाद शहर में वाक़ सरकारी हॉस्पिटल से एक 3 साला लड़के का 2 नामालूम अफराद ने उस वक्त अगवा कर लिया जब बच्चा हॉस्पिटल के कॉरिडोर में फर्श पर अपने बाप के बाजू सो रहा था। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एक शख्स बच्चे को अपने कंधे पर लेकर अस्पताल से बाहर निकल रहा है और उसके सामने एक और शख्स भी मौजूद है। हॉस्पिटल में मौजूद सीसीटीवी कैमरे में बच्चे के अगवा की वीडियो कैद हो गई है। बताया गया है कि हॉस्पिटल में ज़िले निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून डिलीवरी के लिए आई थी। उसका शौहर अपने 3 साला बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में सो गया था, लेकिन नामालूम अफराद ने बच्चे का अगवा कर लिया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया। वरंगल के वर्धन्नापेट मंडल में एक चौंका देने वाला वाक़या सामने आया। वहाँ के रहने वाले वहाँ मकाम है रंधन टांडा। वहाँ के रहने वाले नरसिम्हा स्वामी ने ज़मीन के तनाज़े को लेकर अपने ही बेटे प्रभाकर के कत्ल की मनसूबाबंदी की। नरसिम्हा स्वामी और उनकी अहलिया का एक बेटा और एक बेटी है। तनाज़ा उस वक्त पैदा हुआ जब नरसिम्हा स्वामी ने अपने बेटे को 20 गुंठा ज़मीन की पेशकश की, जिसे प्रभाकर ने इनकार कर दिया। अक्सर ये धमकी दी कि वो ज़मीन की मुंतकली के लिए आगे बढ़े तो उसके वालिदैन को कत्ल कर देंगे। अपनी जान के खौफ से नरसिम्हा स्वामी ने मुबैना तौर पर अपने साले को प्रभाकर को कत्ल करने के लिए 50,000 रुपये देने की तजवीज़ पेश की। मंसूबे से इत्तेफाक करते हुए उनके साले नरसिम्हा स्वामी के बेटे और एक और रिश्तेदार ने प्रभाकर को भोपालपल्ली मंडल के एक तांडे में शादी के एक फंक्शन में ले जाने का बहाना बनाने का लालच दिया। रास्ते में उन्होंने उसे शराब पिलाई और हालत नशा में उसके सर पर पत्थर डालकर उसका कत्ल कर दिया और जिस्म पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी। नागर कर्नूल के बालमूर मंडल में एक वाक़े में मुख्तलिफ गाँव की 2 ख़वातीन मज़दूरों के साथ 2 दुकान मालिकीन ने मुबैना तौर पर असमंदरी की। कस्बे में दुकानें चलाने वाले विनोद सिंह और गजानन सिंह ने रोज़ाना उजरत पर काम करने वाली ख़वातीन से रब्ता किया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें घरेलू कामों में मदद की ज़रूरत है और वह ख़वातीन को अपने घर ले गए। काम मुकम्मिल होने के बाद वो दोनों उन ख़वातीन को लेकर किसी मकाम पर गए जो कि नलगुंडा ज़िले के दिंडी से करीब है। उन्होंने ख़वातीन को शराब पीने पर मजबूर किया और फिर श्रीसेलम हैदराबाद कौमी शाहराह के करीब हाजीपुर के मज़ाफ़ात में ले गए। वहाँ ख़वातीन की हालत नशा में
उनकी असमत दरी की गई। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। एक और हिट एंड रन का मामला सामने आया है। ये हादसा पुणे के करीब अहमदनगर कल्याण हाईवे पर पेश आया। इस हादसे की पूरी फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसमें एक बाइक सवार बिना देखे अपने बाईं तरफ गाड़ी मोड़ देता है। उसी वक्त एक तेज़ रफ्तार कार उसे टक्कर दे देती है। हादसा इतना शदीद था कि इसमें दो लोग काफ़ी दूर उछलकर गिरते हैं। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। विशाखापट्टनम में एक आरटीसी बस हादसे का शिकार हो गई, जिसकी वजह से 20 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। कहा जा रहा है कि ये बस विशाखापट्टनम से श्रीकाकुलम की जानिब जा रही थी और ये एक पार्क की हुई लॉरी से टकरा गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब उस बस का टायर बस्ट हो गया। तभी सभी जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और दूसरा जख्मी हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक डीसीएम ट्रक पीछे से खड़ी लॉरी से टकरा गया। यह हादसा हफ्ते की सुबह नलगुंडा जिले के कटगूर मंडल में कौमी शाहराह पर पेश आया। हादसे के बायस हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया। जख्मी शख्स को फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। सर में बंदूक की गोली लग जाने के नतीजे में सीआईएसएफ के जवान की मौत हो गई। यह वाकया जिले संगारेड्डी में पेश आया। बीडीएल भानोर में आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाला सीआईएसएफ का जवान 34 साल वेंकटेश ड्यूटी पर था। वो आज बस से उतर रहा था कि इसके पास मौजूद बंदूक अचानक चल गई, जिसके नतीजे में गोली उसके सर में लगी और वो मौके पर ही फौत हो गया। मुतफ़िका ताल्लुक जिले नंदियाल से बताया गया। वो हैदराबाद में सीआईएसएफ बटालियन में खिदमत अंजाम दे रहा था। वो 13 साल से बरसरे खिदमत बताया गया है। दुंडीगल के आउटर रिंग रोड के करीब एक अलमनाक हादसे में बाचूपल्ली कॉलेज के 3 इंजीनियरिंग तलबा की उस वक्त मौत हो गई जब उनकी कार एक टैंकर से टकरा गई। ये वाकया जुमे की रात को उस वक्त पेश आया जब तलबा, जिनकी शिनाख्त आकुला, अक्षय, हरी और स्मिथ के तौर पर हुई है, चाय पीने बोरामपेट की तरफ जा रहे थे। दुंडीगल पुलिस के मुताबिक तलबा ने अपने वार्डन को इतला दी कि वो हॉस्टल से निकले और चाय पीने के लिए जा रहे हैं। दुंडीगल एग्जिट नंबर 5 के करीब एक तेज़ मोड़ पर जाते हुए उनकी स्कूडा कार वहां खड़े एक टैंकर से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि अक्षय जो गाड़ी चला रहा था, हरी और स्मिथ की मौके पर ही मौत हो गई। 2 तालिबे इल्म जसवंत और नवनीत इस हादसे में जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक अफसोसनाक वाक़े में जिले कामारेड्डी के अन्नासागर गांव के रवि नामी किसान चावल की खेती करते हुए बिजली का झटका लगने से फौत हो गए। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब करीबी खंभों से बिजली की तारें चावल के उन बीजों से टकरा गई जो उन्होंने अपने सर पर रखी थी। रवि की मौके पर ही मौत हो गई। इसकी मौत के बाद लवाहिकीन और मकामी लोगों ने सानहे को बिजली हुक्काम की गफलत करार देते हुए एहतजाज किया। हिंदुस्तान में कोरोना वबा के पहले फेज में 12 लाख लोगों की जान गई थी। ये दावा कतर से मीडिया हाउस अल जजीरा ने 10 बड़े डेमोग्राफिक्स यानी आबादी की स्टडी करने वाले और इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के हवाले से किया है। बताया गया है कि 2020 में हिंदुस्तान में कोरोना की वजह से हुई अमवात के सरकारी आंकड़ों से 8 गुना ज़्यादा है। हिंदुस्तानी हुकूमत के मुताबिक 2020 में कोरोना से करीब 1,48,000 लोगों की मौत हुई थी, जबकि नई रिपोर्ट के मुताबिक असल तादाद 12 लाख थी। यह आंकड़ा साइंस एडवांस पब्लिकेशन ने 19 जुलाई की रिपोर्ट में छापा है, जिसे हिंदुस्तानी हुकूमत ने 2019 से 21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बुनियाद पर तैयार किया है। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े WHO के आंकड़े से भी 1.5 गुना ज़्यादा हैं। रिसर्च के मुताबिक 2020 में ऊंची जाति के हिंदुओं की औसत लाइफ टाइम 1.3 ईयर्स में उसकी गिरावट देखी गई है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।